बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नाज़रीन, आपको याद होगा कि एक दौर में एक नारा था, बड़ा मशहूर हुआ था, एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर ना मंजूर। यही आज गिलगित बल्तिस्तान में हो रहा है और यही कुछ आज कश्मीर में हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हर हाल में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने टाउटों को देना और उन्होंने अपनी पसंदीदा सियासी जमातों और शख्सियात को यह इलेक्शन जिताकर अपनी कठपुतली हुकूमतें इन दोनों जगहों पर बिठानी है। और यह बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बता दी गई है। अब फेस सेविंग का मामला है, कभी कोई गिरफ्तार होगा, कभी कोई रिहा होगा, कभी कोई कहीं शोर मचाएगा, कभी कहीं कुछ करेगा, लेकिन अमली तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता है कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। अब डिपेंड करता है सारा का सारा अवाम के ऊपर। गिलगित बल्तिस्तान में शरह ख्वानदगी पूरे पाकिस्तान से ज्यादा है। कश्मीर के अंदर जो लोगों का शऊर और जो लोगों की रेजिलियंस है वो पूरे पाकिस्तान से ज्यादा है और यहां पे लोगों में इत्तफाक और इत्तेहाद भी बहुत ज्यादा है। तो इन दो जगहों पे अगर अवाम डट गई और अवाम ने यह फैसला कर लिया कि उन्होंने अपना मैंडेट हर हाल में वापस लेना है, तो फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त हो जाएगी और ये बड़े आराम से हो जाएगी अगर अवाम ने यह फैसला कर लिया। तो अभी टाउटों की बेचारों की जबानें तालू के साथ प्रॉपर तरीके से लगी भी नहीं थी, उनके बेचारों के हलक भी खुश्क नहीं हुए थे बोल बोल के कि टाउटों ने भी बोलना ही शुरू किया था कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ्री हैंड मिल रहा है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। गिलगित बल्तिस्तान में या कश्मीर में भी ये बातें शुरू ही की थी, साथ ही गिरफ्तारियां और सुबह बदरियां शुरू हो गई। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टोटल 24 घंटे मिले, थोड़ा सा टाइम यानी चंद घंटों के अंदर उन्होंने भाग दौड़ करके दिखाई और फिर साथ ही एस्टेब्लिशमेंट के हाथ पांव फूल गए और उनकी वो हालत होगी कि उनका पकड़ो भाई, इन सारों को बंद करो। सारे हथकंडे करने के बावजूद यानी इंतखाबी निशान भी नहीं लेने दिया, अलग अलग इंतखाबी निशान के ऊपर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। उम्मीदवारों को भी खौफजदा किया गया, सबको बताया गया कि तुम्हें कभी भी हम जीतने नहीं देंगे। इलेक्टोरल लिस्टें जो है उनको भी तब्दील कर दिया गया, लोगों को खौफजदा भी किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के लोगों को यानी एक तरह से हरासा किया जा रहा है लोगों को और उन्हें कंपेन भी नहीं करने दी जा रही। अब कंपेन भी जैसे इन्होंने रोक दी है। एक तरफ पीएमएलएन के या पीपल्स पार्टी के लोग जाते हैं तो फौजी जवान उनका इस्तकबाल करते हैं, उन्हें हर जगह पे जो है वो बावर्दी लोग मिलते हैं, कभी फौजी यूनिफॉर्म में, कभी पुलिस की यूनिफॉर्म में, उनकी तो बड़ी रिस्पेक्ट हो रही है। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, वो जैसे ही वहां दाखिल होती है गिलगित बल्तिस्तान में तो ऐसा लगता है कि उनके लिए कर्फ्यू लग गया है। जनाब एनओसी लेकर आए, ना नून लीग से कोई पूछता है ना पीपल्स पार्टी से कोई पूछता है। पीटीआई वाले जहां जाते हैं उनसे एनओसी पूछा जाता है, पकड़ो इनको बाहर निकालो सूबे से। तो ये कार्रवाई वहां पे डाली जा रही है। इसकी वजह सादी सादी है कि एस्टेब्लिशमेंट सारा कुछ करने के बावजूद इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं है। अब एस्टेब्लिशमेंट के पास सब कुछ करके एक ही रास्ता बचा है, क्योंकि वोट तो उन्हें नजर आ गया, जितने बचेंगे वो सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को पड़ जाएंगे, क्योंकि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बुनियाद पर इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं और वहां लोग जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से या जर्नैलों की पॉलिसियों से नफरत करते हैं और शदीद नफरत करते हैं। तो इस वजह से लोग वोट वहां पे नहीं डालने जा रहे। तो अब इन्हें इस बात का खतरा है, सिर्फ एक ही रास्ता बाकी बचा है एस्टेब्लिशमेंट के पास, एक ही रास्ता बाकी बचा है, या तो इलेक्शन ही ना होने दें, और अगर इलेक्शन हो तो बदतरीन धांधली के बावजूद इन्हें फॉर्म 47 जारी करना पड़ेगा जाली, जैसे इन्होंने पाकिस्तान में किया था। इन्हें जाली फॉर्म 47 जारी करना पड़ेगा, वरना किसी सूरत भी ये गिलगित बल्तिस्तान से इलेक्शन नहीं जीत सकते। एक बात तो आप ये ध्यान में रखें। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के पास रास्ता क्या है? वो भी बड़ा आसान है। अवाम सिर्फ अपने नताइज लेने का बंदोबस्त कर ले। यानी इलेक्शन तो वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से जीत चुके हैं, इलेक्शन तो अवाम जीत चुकी है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से और जर्नैलों से, लेकिन उन्होंने किसी तरह से रिजल्ट वसूल करना है और उसकी तैयारी उन्हें शुरू करनी पड़ेगी। अब चाहे उसके लिए उन्हें धरने देने पड़े, चाहे उसके लिए उन्हें रास्ते बंद करने पड़े या कुछ भी करना पड़े, मैं उन्हें उकसा नहीं रहा, मैं उन्हें सिर्फ यह बता रहा हूं कि अगर कोई गैर आईनी और गैर कानूनी हरकत की जाए तो आपने उसके रास्ते में दीवार कैसे बनानी है। यानी गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम के रास्ते में कोई तो दीवार होनी चाहिए ना। अब मुल्क में अदालतें तो काम कर नहीं रही, निजाम यरगबाल बना हुआ है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सबसे ज्यादा ताकतवर है, लिहाजा उनका रास्ता रोकना है तो फिर अवाम को ही बीच में आना पड़ेगा और बजाहिर अवाम को ही वो सब करना पड़ेगा जो अब तक अवाम ने नहीं किया। और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अवाम से आप ये तवक्को भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने माजी में भी अपने मुतालबात मनवाए और बड़े तगड़े तरीके से मनवाए। नाज़रीन, अभी पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता किया गया, 20 रुपए कीमत कम की गई, 22 रुपए,
जब इन्होंने कीमत बढ़ाई थी ना तो 137 रुपए बढ़ाई थी, और जब कम करते हैं तो कभी भी 137 रुपए कम नहीं करते, 22 रुपए कम कर देते हैं। यहां कम से कम 150 रुपए पेट्रोल की कीमत इनको कम करनी चाहिए थी पहले झटके में, और उसके बाद मजीद कीमत कम करनी चाहिए थी। यहां मेरे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है, नासिर अब्बास साहब ने इस डाटा को जारी किया है और बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है। यह डाटा मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, मैंने इसको चेक किया और डाटा ठीक है। आजकल लोग ये कहते हैं ना कि देखें जी, इमरान खान के दौर में अगर पेट्रोल आलमी मंडी में महंगा था तो देखें ना, इमरान खान के दौर में डॉलर तो कम कीमत पे था तो इसलिए उसको सस्ता मिल रहा था तो वो सस्ता बेच रहा था। बहुत सारी लोग कहानियां सुनाते हैं। तो आए आज आपके सामने पूरा फैक्ट रख देते हैं कि किस दौर में पेट्रोल कितने का था। हम 3 अदवार का मवाजना करेंगे। नवाज शरीफ कहते हैं कि मेरे दौर में 65 रुपए 70 रुपए लीटर पेट्रोल था। ये नवाज शरीफ का ख्याल है कि इससे महंगा भी हो गया, लेकिन चले यही में रुक जाते हैं। वो कहते हैं जी मेरे दौर में इतने का था तो इमरान खान ने महंगा कर दिया, और अब शहबाज शरीफ कहते हैं जनाब कि हमने तो भाई चीजें सस्ती की महंगी नहीं की। तो आपको फैक्ट सारे बताते हैं डॉलर के साथ। साल 2016 नवाज शरीफ का दौर था। पेट्रोल जो है वो $40 फी बैरल पे बिक रहा था आलमी मंडी में। $40 फी बैरल पे आलमी मंडी में पेट्रोल बिक रहा था नवाज शरीफ के दौर में 2016 में, और डॉलर का रेट उस वक्त था 98 रुपीस। यानी हुकूमत को जो पेट्रोल मिलता था वो 27 रुपए लीटर मिलता था। डॉलर का जो उस वक्त रेट था उसके हिसाब से हुकूमत जो पेट्रोल लेती थी आलमी मंडी से 27 रुपए लीटर हुकूमत को पेट्रोल मिलता था, और हुकूमत अवाम को 65 रुपए फी लीटर में बेच रही थी। यानी नवाज शरीफ लगभग 2.5 गुना टैक्स ले रहा था पाकिस्तान की अवाम से। यानी 27 रुपए लीटर में पेट्रोल लेकर 65 रुपए लीटर में नवाज शरीफ ने बेचा। अब आ जाए इमरान खान का दौर 2022 में। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत 110 भी हुई, 115 भी हुई। 115 का फिगर यहां पे उन्होंने दिया कि $115 फी बैरल आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत थी 2022 में, और डॉलर का रेट था 180 रुपए। यानी डॉलर का रेट नवाज शरीफ के दौर से ज्यादा था। तो हुकूमत 150 रुपए में फी लीटर पेट्रोल खरीद रही थी, और जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई उस वक्त हुकूमत जो है वो 150 रुपए में ही पेट्रोल बेच रही थी। यानी इमरान खान पाकिस्तान के अवाम से कोई टैक्स नहीं ले रहा था। नवाज शरीफ 2.5 गुना पे पेट्रोल बेच रहा था, इमरान खान 0% पे बेच रहा था। इमरान खान इसके ऊपर कोई इजाफी टैक्सेस नहीं ले रहा था। होगा तो कोई छोटा मोटा होगा, लेकिन कोई इतना वाज़ेह टैक्स नहीं था। अब आ जाए शहबाज शरीफ का 2026। पेट्रोल $95 फी बैरल, हालांकि अब तो $88 से भी नीचे चला गया है, लेकिन चले $95 वाला फिगर ही ले लेते हैं हम। डॉलर का रेट जो है वो 280 रुपए है इस वक्त, और हुकूमत जो पेट्रोल खरीद रही है आलमी मंडी में वो लगभग 150-60 रुपए का है इस वक्त। यानी अगर आप $88 पे जाते हैं तो 150-60 रुपए का, 150 से 60 के बीच में इस वक्त आलमी मंडी से हुकूमत पेट्रोल ले रही है इस डाटा के मुताबिक। और जो बेच रही है वो अब भी लगभग 450 रुपए से ऊपर का बेच रही है। तो यहां पे शहबाज शरीफ भी इस वक्त जो टैक्स ले रहे हैं वो 2.5 गुना है। यानी जितने का पेट्रोल उनको मिल रहा है उससे 2.5 गुना पे शहबाज शरीफ भी बेच रहे हैं। जब नवाज शरीफ का दौर था तो पेट्रोल 2.5 गुना महंगा असल कीमत से, फिर शहबाज शरीफ का दौर है तो पेट्रोल 2.5 गुना महंगा असल कीमत से, और जो इमरान खान का दौर था डॉलर रेट के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, और इमरान खान के दौर में पेट्रोल इंतहाई कम टैक्स के ऊपर वो बिक रहा था, ना होने के बराबर। तो ये फर्क है। अब इसके बाद अगर कोई बंदा कोई बात करे तो आप उसको ये डाटा दिखा सकते हैं, ये क्लिप बता सकते हैं, या जो नासिर अब्बास साहब ने एक तहरीर लिखी है बड़ी जबरदस्त, इसको बल्कि अहमद जवाद साहब ने भी तहरीर किया है, तो आप ये तहरीर भी उन्हें पढ़ा सकते हैं। और ये फैक्ट्स हैं, इनको झुटलाया नहीं जा सकता। आप इनको जाकर इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी वाले जरा एक दफा फिर नेड़े आ जाओ, बिल्कुल पास पास आ जाए मेरे, ताकि गौर से आप लोग सुन लें। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी शहादत से पहले कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। बिलावल ने जब अपनी सियासत का आगाज किया, जब बिल्कुल नौमौलूद छोटा सा बच्चा था 19 साल का बिलावल, आज वो कहते हैं जी 18-19 साल के बच्चे को वोट डालने का हक नहीं होना चाहिए, और जो लोग कहते हैं इन्हें शर्म नहीं आती, इन्होंने 18-19 साल के बच्चे को अपनी पार्टी का चेयरमैन बना लिया, वो भी एक पर्ची के ऊपर, और वो पर्ची पता नहीं कहां से आई है, आज तक पता नहीं चला। बहरहाल बिलावल ने बेनज़ीर की बात दोहराई थी, और बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, के जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। और आज जरदारी ने भी एक जबरदस्त जुमला बोल दिया, यानी भुट्टो खानदान की सियासत को गड़ी खुदा बख्श में अब दफन कर दिया आसिफ अली जरदारी ने।
जरदारी ने कहा कि हम मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। अब जनाब फरदुल्ला बाबर साहब हों या कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हों या चौधरी मंजूर साहब हों, हमारे कसूर वाले दोस्त, या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हों, ये सारे रज़ा रब्बानी साहब हों, ये बहुत सारे और लोग हैं, ये बेचारे अपनी कुर्बानियां लेके कहां जाएं? ये बताएं ना हमें, किधर गई पीपल्स पार्टी एंटी एस्टेब्लिशमेंट? कहां गई पीपल्स पार्टी जो डट जाती थी, खड़ी हो जाती थी? किधर गई पार्टी? यानी मेरा पूरा खानदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करता रहा। हमारे खानदान में कई दहाइयों तक पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया गया इस बुनियाद पे कि ये जमहूरियत पसंद लोग हैं। लेकिन आज उसी पार्टी का करता धरता जिसने कब्जा किया पार्टी के ऊपर, जरदारी, वो ये कहता है कि हम मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। वेल डन जरदारी साहब, इसको करते रहिए और ये जुमला रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगा। और मुस्तकबिल में जैसे बिलावल की ब्रूट मेजॉरिटी इनका पीछा करेगी, डंडे वाली जमहूरियत वाला जुमला इनका पीछा करेगा, वैसे ही जरदारी साहब का पीछा करेगा कि हम मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। वेल डन। तो अब पीपल्स पार्टी वाले जो है वो इस जुमले से जान नहीं छुड़वा पाएंगे। जैसे नवाज शरीफ की जान नहीं छूटती ना कुछ चीजों से, कि ज़ियाउल हक के साथ उसने जिस तरह का ताल्लुक निभाया और जो चीजें की, इसी तरह अब शरीफ खानदान जो कुछ आसिम मुनीर के लिए कर रहा है, ये चीजें इनकी जान नहीं छोड़ेंगी। इसी तरह अब पीपल्स पार्टी के साथ या तो उन्हें जरदारी को डिसोन करना पड़ेगा किसी वक्त, या फिर यह जुमला उनके साथ साथ ही रहेगा। नाजरीन, खित्ते में लड़ाई के हवाले से कुछ हौसला अफजा खबरें आई हैं कि कुछ मुआहदा करीब करीब लग गया है, लेकिन ईरान ने बड़ी खौफनाक, ईरान से जो खबरें आई हैं वो बिल्कुल ही अलग तरह की हैं। डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट पहले आप देख लें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग की थी और ये इनका सिचुएशन रूम है, उसमें 2 घंटे तक मीटिंग हुई डोनाल्ड ट्रंप की, और इसमें ईरान से मुआहदे के बारे में कुछ खबरें आई कि फैसला नहीं हुआ, बाद में खबरें आई कि फैसला हो गया। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म, ईरान के साथ दीगर कम अहमियत के हामिल निकात पर भी इत्तफाक हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि वो आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म कर रहे हैं और वहां फंसे हुए जहाज और इनका हमला घर वापसी की तैयारी करें। जुम्मे को उन्होंने अपनी एक पोस्ट में ईरान से मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने कहा कि तेहरान के साथ ताहुकुम सानी पैसों का कोई तबादला नहीं होगा, दीगर कम अहमियत के हामिल निकात पर इत्तफाक हो गया है। अब मैं एक इजलास के लिए सिचुएशन रूम में जा रहा हूं और हतमी फैसला करूंगा। अच्छा, अपनी इस पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने जो चंद नुकात खास तौर पे बयान किए वो मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, ईरान को कभी भी जौहरी हथियार ना बनाने पर इत्तफाक करना होगा। नंबर 2, आपने हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोलना होगा, बहरी ट्रैफिक की बिला तातुल रवानी जारी रखनी होगी और किसी किस्म के भी टोल की वसूली नहीं होगी। आपने हुर्मुज़ में बिछाई गई ज्यादातर सुरंगें अमेरिका माइन स्वीपर्स पहले ही तबाह कर चुके हैं और जो अब भी बाकी हैं वो ईरान फौरी तौर पर हटाएगा। और एक और नुकता उन्होंने कहा, अमेरिका बैनुल अक़वामी तवानाई एजेंसी और ईरान के करीबी ताउन से मुनहदम पहाड़ों के नीचे दफन अफसुदा यूरेनियम निकालेगा और उसे तबाह करेगा। ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप के वो नुकात हैं जो उन्होंने कहा कि इस मुआहदे के अंदर हमारे तय हो रहे हैं। लेकिन फिर सिचुएशन रूम के अंदर से जो खबरें आई उनके ऊपर अलग अलग क्या असराइयां हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां से कोई कामयाबी मिली है या कुछ और चीजों के ऊपर भी गौर किया जाएगा, कुछ ऑप्शंस के ऊपर अभी मजीद आगे बढ़ना होगा और कुछ चीजें ईरान को बताई जाएंगी, और कुछ ये कह रहे हैं कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। इसराइल का बहुत ज्यादा दबाव है डोनाल्ड ट्रंप पे और अमेरिका पे, और वो उस दबाव से अपने आप को नहीं निकाल पा रहे। बहरहाल ईरान का जो रद्द अमल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ईरानी खबर रसा इदारा है फॉरेस्ट न्यूज, ये गवर्नमेंट के बहुत करीब है उनकी, तो उन्होंने बाखबर जराए से ट्रंप के बयान को सच और झूठ का मुरक्कब करार देते हुए कहा कि अमेरिकी सदर दरअसल जाली फतह का तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम नाम नहीं ले सकते, ईरानी जराए ने हमें बहुत अहम खबरें दी हैं और ट्रंप ने जो नकात बयान किए उनको तोड़ मड़ोड़ के बयान किया गया है और कई ऐसी बातें हैं जो मुआहदे में नहीं है लेकिन ट्रंप ने उनका जिक्र कर दिया। खास तौर पर ट्रंप के इस दावे को बेबुनियाद करार दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान का अफसुदा यूरेनियम मवाद जो है वो तबाह कर दिया जाएगा, यानी ये यूरेनियम जो ईरान ने अफसुदा किया उसको तबाह कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा कोई चीज उसका हिस्सा नहीं है। फिर आपने हुर्मुज़ को बगैर किसी फीस या टोल के मुकम्मल तौर पर खोलने पर रजामंदी ईरान ने जाहिर कर दी है। मुजव्वज़ा मुआहदे में इस नौयत की कोई शिक मौजूद नहीं है। अब यही तो दो बड़ी अहम चीजें हैं जिनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये दोनों चीजें हो रही हैं और ईरान की जानिब से जरा ये बताते हैं कि यही दोनों चीजें हैं जो नहीं हो रही।
अब सच क्या है, झूठ क्या है, इसके बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अब चीजें बिहाइंड द क्लोज डोर्स, दरवाजों के पीछे हो रही हैं। आसिम मुनीर साहब गए, वो जाके बातें करके आए ईरान के साथ, उन्होंने चंद चीजों पे मनाया, वो चीजें अमेरिका में गई, अमेरिकन दोबारा बैठे, अमेरिकन ने उसके ऊपर गौर किया और उन्हें समझ आई कि नहीं, इस तरह तो ईरान के जीतने का तासुर है। वो फिर मजीद चीजें भेजते हैं, फिर चीजें आती हैं, फिर चीजें जाती हैं। एक बुनियादी तौर पे कुछ चीजों पे इत्तफाक हो गया कि अब जंगबंदी रहेगी, अब हम जंग नहीं करते, बड़ी जंग में अब हम नहीं जाएंगे। ये छोटी मोटी झड़पें, जब इतनी बड़ी लड़ाई हो, इतनी सारी फौजें खड़ी हों, तो ये होती है, ये नॉर्मल है। लेकिन वो बड़ी जंग के अंदर ये नहीं जाएंगे, एक मुस्तकिल जंगबंदी हो सकती है। अमेरिका को भी ये नाकाबंदी बहुत महंगी पड़ रही है, वो भी इसको ज्यादा लंबा नहीं घसीट सकते। बहरहाल इसमें अभी फर्दर डेवलपमेंट जो आएगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक और इंटरेस्टिंग खबर, अमेरिकी वजीर खजाना जो है स्कॉट बेसेंट, उन्होंने भी कंफर्म कर दिया कि $250 का नोट आएगा और उस पर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर छपेगी। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया और हवाला देते हुए कहा कि जब अमेरिका की 150वीं सालगिरह थी तो कैलोन कॉलेज अमेरिका के एक सदर थे, उनकी तस्वीर एक सिक्के के ऊपर जारी की गई थी। वो यादगारी सिक्का जारी करना हो तो एक अलग बात है, लेकिन वो ये कहते हैं कि नोट अब जारी किया जाएगा $250, और उसके ऊपर क्योंकि 250वीं सालगिरह है अमेरिका की आजादी की, तो 250वीं सालगिरह है तो $250 का एक नोट होगा और उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर जारी की जाएगी और फिर बहुत सारे नोट छपेंगे, हर तरफ दुनिया में जाएंगे भी। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की एक ख्वाहिश है कि अमेरिकी नोट के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर छप जाए। अगर छप गई ना, तो एक बात आप याद रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की तारीख का वो वाहिद सदर होगा जिसकी तस्वीर नोट पे छप जाएगी और वो इंतहाई गैर मकबूल होगा। यानी आज डोनाल्ड ट्रंप अपनी मकबूलियत की निचली तरीन सतह पे पहुंचे हुए हैं, वो कोई इलेक्शन नहीं जीत सकते, वो बहुत मुश्किल में है। और इसराइल ने उनको अलग मुश्किल डाली हुई, और इसराइल के लिए ना खुद भी हालात इतने अच्छे नहीं है। अगर अमेरिका और ईरान के अंदर एक मुआहदा हो जाता है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि यह मुआहदा हो सकता है, अगर यह मुआहदा हो जाता है ना, तो इसराइल को इतनी बड़ी शिकस्त हो जाएगी और इतनी बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी कि उनका बहुत लंबा प्लान जाया हो जाएगा और फिर उन्हें नए सिरे से दोबारा बहुत लंबी मेहनत करनी पड़ेगी वापस इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए, क्योंकि ईरान अपने मिसाइल दोबारा बनाएगा, अपने ड्रोन भी दोबारा बनाएगा, उस पर तो आप पाबंदी नहीं लगा सकते। अपनी जरूरत के दिफाई हथियार तो वो बना ही सकता है। तो इसराइल को एक बहुत बड़ी शिकस्त हो जाएगी और इसी चक्कर में वो इस वक्त दोबारा लड़ाई शुरू करना चाह रहा है और उसके लिए वो लबनान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। यानी गुज़िश्ता चंद दिनों में, ईद के दिनों में भी लबनान में जो बच्चे शहीद हुए उनकी तादाद में आपको बताता हूं, लबनान में ईद के दिनों में और उसके आसपास के दिनों में जो बच्चे शहीद हुए वो 15 हैं और 62 बच्चे वहां पे शदीद जख्मी हो गए। यूरोपीय ममालिक आवाज उठाते हैं लेकिन अमली तौर पे कोई कुछ नहीं करता। आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर इसराइली बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके ऊपर हमला हो जाता है और 5 बच्चे इसराइली मारे जाते हैं, तो पूरी दुनिया का रिएक्शन कैसा होगा? बड़ा खौफनाक रिएक्शन होगा। लेकिन लबनान के बच्चे हों, शाम के बच्चे हों, फलस्तीन के बच्चे हों, मिस्र के बच्चे हों, इराक के बच्चे हों, अफगानिस्तान के हों या ईरान की मिनाब स्कूल की बच्चियां हों, यहां पे दुनिया का रद्द-ए-अमल बड़ा मुख्तलिफ होता है। वो उतनी जोर से शोर नहीं मचाते या उस तरीके से उस दर्द को महसूस नहीं करते। इंसानियत का तकाजा यह है कि किसी भी मजहब के मानने वाले लोग हों, इंसानियत का तकाजा यह है कि उन सब की जानें कीमती हैं और उन सब में से किसी एक की जान जाने पर भी वैसा ही दुख होना चाहिए जैसा किसी दूसरे की जान जाने पर होता है। लेकिन यहां तासुब की ऐनक से देखा जाता है और किसी खून को सस्ता समझा जाता है और किसी को बहुत कीमती। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।